एवरीवन, मैं डॉक्टर पुष्पा शर्मा फ्रॉम मनसा कॉलेज। आज जो मैं आपकी क्लास के लिए पैटर्न मैंने तैयार किया है, जो प्रकरण तैयार किया है वो है पाठ्यक्रम विकास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को एक क्रम देने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा दें। तो इसका अर्थ में यही होता है कि शिक्षा का एक निश्चित क्रम, अर्थात कि शिक्षा देने का एक क्रम होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर के 12वीं तक जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है उनके एक निर्धारित पाठ्यक्रम बने हुए हैं। तो पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा अधूरी है, क्योंकि मनुष्य तो जीवन पर्यंत सीखता है, लेकिन कैसे सीखना है, क्या सीखना है, कब सीखना है और क्यों सीखना है, इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को एक निश्चित क्रम में शिक्षा के स्वरूप में दें। इसी आधार पर जब परिभाषा की आती है तो यहाँ पे कनिंघम की परिभाषा मैं ये कहना चाहूँगी कि कनिंघम ने बहुत ही अपने अच्छे विचार यहाँ पे दिए हुए हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथों का वह औजार है जिसके द्वारा वह वस्तु यानी छात्र को अपने आदर्श इट मीन्स के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप आकार प्रदान करता है। पाठ्यक्रम यानी शिक्षा देने का जो क्रम है वह एक शिक्षक को, कनिंघम ने शिक्षक को एक कलाकार माना। हम सभी जानते हैं कि शिक्षक में ही वह योग्यता होती है जो अपने छात्रों के भविष्य को एक उज्जवल भविष्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षक ऐसा कलाकार है, कहा भी जाता है ना कि एक मिट्टी के छोटे से ढेर को शेप देने का जो कार्य एक कुम्हार करता है, वैसे एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को नया जीवन प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक ऐसा कलाकार है जो वो अपने हाथों के औजार यानी जो उसका अनुभव है, जो उसकी शिक्षा है, उसको वह अपने छात्रों पर इस तरह से देता है या इस तरह से उनको ट्रेन करता है, उनको प्रशिक्षित करता है जिससे कि वे उनके आदर्श यानी जो उन्होंने उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि बालक को अपने जीवन में कैसा बनना है, उसे क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जो परिवार, समाज और देश के लिए आवश्यक हो, उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। तो कहने का तात्पर्य ये भी है कि यहाँ पर कनिंघम ने न सिर्फ पाठ्यक्रम बल्कि पाठ्यक्रम के साथ साथ उन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी और ये जो उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं, इन तीनों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे समक्ष कनिंघम की जो परिभाषा हमने आपको समझाई, उसके आधार पर हम देखें तो विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि अनुभवों की श्रृंखला जो प्राचीन काल में या वर्तमान काल में ही देखें, जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपने अनुभव अपने विद्यार्थियों को देते हैं और ये अनुभव जो है एक पाठ्यक्रम के स्वरूप में हमारे समक्ष आता है। तो कहा जाता है कि पाठ्यक्रम जो है एक अनुभवों की श्रृंखला है, क्योंकि प्राचीन काल में देखें तो ऋषि मुनि जिस तरह से अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, उसी का बदलता हुआ स्वरूप हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे कंटेंट जो है, हमारी जो विषय सामग्री है पाठ्यक्रम में, वो किस तरह से बदलती हुई आ रही है। इसी प्रकार से देखा जाए तो सेकंड है लक्ष्य प्राप्त करने का साधन। विद्यार्थी को अपने जीवन में क्या बनना है, उसे क्या करना है, आगे चल के उसके अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या उसके दायित्व होने चाहिए, इन सभी बातों को उसे जानना और समझना है। इसी के आधार पर वो लक्ष्य निर्धारित करता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कि उसे समाज में क्या बनना है, अपने देश के लिए क्या करना है, उसका भी निर्धारण जो है वो पाठ्यक्रम के आधार पर हो जाता है। तीसरा है व्यक्तित्व का मूल्यांकन कि एक बालक को, हमने कहा ना कि बालक एक मिट्टी का ढेर है, उसे शेप देने का कार्य जैसे एक शिक्षक करता है, तो उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी शिक्षक ही कर पाता है कि उस बालक में क्या योग्यता है, वो आगे जाकर के क्या बन सकता है। उसके लिए भी अभिप्रेरणा जो है उसे अपने शिक्षक के ही द्वारा मिलती है, और जब शिक्षक के द्वारा मिलती है इसका मतलब ये है एक सही शिक्षा का एक सही प्रक्रम जब उसे दिया जाता है,
तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है और तभी उसका व्यक्तित्व भी निखर कर आता है। इसके पश्चात है गतिशीलता, यानी पाठ्यक्रम गतिशील है, पाठ्यक्रम कभी रुकता नहीं है। समय दर समय, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि पाठ्यक्रम गतिशील है, क्योंकि देखिए पूर्व समय में जो हमने करिकुलम पढ़ा है, जो पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है, आज अगर हम वर्तमान की परिवेश में देखें तो आज हमें उसका बदलता हुआ स्वरूप दिख रहा है, लेकिन वो गतिशील है और आगामी वर्षों में यानी भविष्य में आज हम देखेंगे कि इसका और भी परिवर्तित रूप हमारे समक्ष आएगा। इसी प्रकार से हम कहें तो ये जीवंत प्रक्रिया भी है, क्योंकि पाठ्यक्रम मनुष्य कि हमने कहा ना कि शिक्षा जो है वो गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पाठ्यक्रम जो है वो जीवंत प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति अपने अनुभवों को जो वो सीखता है, वातावरण से जो सीखता है और उसी के अनुसार वो अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, उन लक्ष्यों को पुनः फिर समावेशित करता है, उनको समन्वित करता है और फिर आगे अपने जीवन को साकार करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा जो है वो एक ऐसी या पाठ्यक्रम ऐसी जीवंत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। मनुष्य अपने आधार पर अपने पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं हमने देखी, उसके पश्चात इसलिए हम कहते हैं कि अब पाठ्यक्रम के विकास, क्योंकि हमें क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके लिए जो हम करिकुलम तैयार करते हैं, जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, तो उसके एक विकास के चरण भी हम निर्धारित करते हैं। तो वो निम्न प्रकार से हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन, यानी जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो पाठ्यक्रम के लिए सबसे जरूरी होता है कि शैक्षिक परिवेश हम निर्धारित करें कि बालक को कब, कैसे, क्या और कितना पढ़ाना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि उसकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं, यानी हम उसके देखा जाए तो उसके उम्र को भी देखा जाता है, उसके मनोवैज्ञानिक एज को भी देखा जाता है, उसकी मानसिक स्थिति को भी देखी जाती है और सबसे जरूरी जो है वो देश काल परिस्थिति कि किस समय, कब और कैसा हम पढ़ाएं। तो उसके आधार पर ही हम कहते हैं कि शैक्षिक आवश्यकताओं का हम आकलन करके ही फिर हम अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार से उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम विकास के चरण में अगर दूसरा मैं महत्वपूर्ण पहलू आपके समक्ष प्रस्तुत करूं तो वो ये है कि जब हमारी आवश्यकताएं निर्धारित हो जाती हैं, हम ये देख लेते हैं कि हमें अब वर्तमान परिस्थिति में इन विषयों की हमें जानकारी होनी अति आवश्यक है, तो हम फिर उसके आधार पर अपने उद्देश्य और लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, क्योंकि जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य हमें तभी मिल पाएगा जब हम एक निश्चित उद्देश्य के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से विषय वस्तु का चयन, क्योंकि जब हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लक्ष्य जब निर्धारित हो जाता है कि एक शिक्षार्थी को क्या बनना है, उसके लिए जरूरी होता है कि उन्हीं विषयों का वो चयन करे जिससे कि उसका जो लक्ष्य है वो उसे मिल पाए। तो विषय सामग्री का जो चयन है वह भी तीसरी प्रक्रिया है कि बालक को क्या बनना है, कैसे बनना है, उसका एक हम उसको कंटेंट तैयार करके देते हैं, एक विषय सामग्री तैयार करके देते हैं। उसके पश्चात है अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, अर्थात ये है कि जो हमारे सामने पाठ्य सामग्री दी है उसको हम अपने विद्वत जन यानी शिक्षक के अनुभव के आधार पर जब विद्यार्थी सीखता है कि उसे किस क्रम में आगे बढ़ना है, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अधिगम अनुभवों का चयन, हमने कहा ना शिक्षा के जो अंग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, क्या पढ़ना है विद्यार्थी के लिए है, क्या पढ़ाना है शिक्षक के लिए और क्या विद्यार्थी पढ़ेगा वो पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर एक शिक्षक अपने अनुभवों को डाल करके अपने शिक्षार्थी को ऐसा प्रक्रम देता है, ऐसा पाठ्यक्रम उसे देता है जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी कड़ी में मैं ये कहूँ कि मूल्यांकन, क्योंकि जो भी पाठ्यक्रम हम बनाते हैं
वो पाठ्यक्रम कितना सफल हुआ है, उससे शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, उस शिक्षार्थी के समक्ष क्या ऐसे बैरियर आए हैं, ऐसी बाधाएं आई हैं जिन्हें दूर करते हुए वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, या कई ऐसे नवीन आयाम जो हमारे समक्ष कैसे आएंगे उसका भी मूल्यांकन हम करते हैं कि आज जो हमने पाठ्यक्रम दिया है क्या वो आगामी वर्षों में भी लागू हो सकते हैं समय देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो इसलिए यह भी आवश्यक होता है कि पाठ्यक्रम विकास के चरण में हम ये भी देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनका हम समय समय पर मूल्यांकन करते हैं कि वह पाठ्यक्रम कितना हमारे लिए उपयोगी है। पाठ्यक्रम विकास के चरण के पश्चात हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है। जब हमने देखा कि हम अपनी आवश्यकताओं को जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो सबसे पहले पाठ्यक्रम विकास के चरण में हम ये देखते हैं कि आवश्यकताएं क्या हैं, उसी के आधार पर उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उसी के आधार पर हम अनुभव अपने विस्तारित करते हैं, तब फिर मूल्यांकन होता है, विषय सामग्री तैयार होती है। तो पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का जो चरण है हम देख रहे हैं तो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रारूप तैयार हो जाता है, और वो प्रारूप कैसे तैयार होता है कि जो भी हमारी आवश्यकताएं निर्धारित हुई थी उन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए हम विषय सामग्री का चयन करना शुरू करते हैं, कौन सी विधियां लगेंगी, कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, कैसी तकनीक होगी, ये सारी बातों को समावेशित करके जब हमारा एक करिकुलम का एक प्रारूप तैयार हो जाता है फिर उसका विकास किया जाता है कि अब इसे आगे हम किस तरह से विस्तारित करेंगे। तो एक पाठ्यक्रम जब बन जाता है और उसका विकास किया जाता है तो वो विद्यालय में किस क्रम में, किस समय में, किस वातावरण में और किन विधियों को, किन प्रविधियों को प्रयुक्त करके हमें पढ़ाना है वो निर्धारित हो जाता है। उसके पश्चात हम देख रहे हैं तो यही क्रियान्वयन की क्रिया है कि विद्यालय में किस क्रम का विद्यार्थी है, किस कक्षा का विद्यार्थी है, कैसे विषय हैं और उनको विषय किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह की विषय सामग्री हमें लानी है, किस तरह की हमें सहगामी क्रियाओं को अपनाना है, ये सारी बातें क्रियान्वयन के अंतर्गत निर्धारित हो जाती हैं और फिर वो समावेशित की जाती हैं। फिर जब हमारा पाठ्यक्रम जब अप्लाई हो जाता है, उसका क्रियान्वयन हो जाता है तो उसके पश्चात यह भी देखा जाता है कि ये जो क्रियान्वयन हुआ है पाठ्यक्रम का वह जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि मूल्यांकन किया जाए। तो पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि एक बार पाठ्यक्रम बना दिया गया और वो हमेशा हमेशा के लिए अप्लाई हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि जो प्रारूप तैयार किया गया उसको बनाया गया, फिर उसे क्रियान्वित किया गया, तत्पश्चात उसका मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन के पश्चात फिर समीक्षा की जाती है कि कहाँ पर क्या कमी रह गई या कहाँ हम ऐसे कुछ पुट डाल सकते थे जो और भी ज्यादा बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होता। तो जब इस तरह से समीक्षा की जाती है तो समीक्षा के पश्चात अब देखें तो फिर से एक नया प्रारूप तैयार हो जाता है। और वो फिर से नया प्रारूप इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि पुनः हम ये देखते हैं कि अब वर्तमान में क्या नीड है, कैसा वातावरण चल रहा है, किस तरह की हमारे पास तकनीकी आ रही है। तो इन सबको देखते हुए हम ये कहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है ये समय दर समय चलती ही रहती है और अपने नए रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती रहती है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के पश्चात अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत जिन पर चल करके हमें पाठ्यक्रम को बनाना पड़ता है, एक निर्धारण करना पड़ता है पाठ्यक्रम का, तो वो इस प्रकार से है। पहला है नियोजन का सिद्धांत। पहले भी मैंने बताया आपको कि मनुष्य की क्या आवश्यकताएं हैं या बालक की समय परिस्थिति काल के अनुसार किस तरह की आवश्यकताएं हैं उसको हम देखते हैं, उसके अनुसार उसकी क्या मांग है, क्या उसको सामग्री हमें देना है,
किस तरह की सामग्री आज के परिवेश में हम दें बालक को, जिससे कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके, उसके आधार पर वे अपना उद्देश्य निर्धारित कर सके। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम एक नियोजित पाठ्यक्रम बनाते हैं, और नियोजित पाठ्यक्रम के वो किन के आधार पर रहता है, वो आवश्यकताओं के आधार पर रहता है, मांग के आधार पर रहता है, और उसी के आधार पर हमारी विषय सामग्री भी निर्धारित होती है, तो विधियां भी निर्धारित होती हैं, प्रविधियां भी निर्धारित होती हैं, उसी के आधार पर मूल्यांकन भी पुनः किया जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं क्रियाशीलता, यानी जो हमने पाठ्य सामग्री निर्धारित की है क्या वह निरंतर गतिशील है, यानी कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं बालक के लिए क्या वह उद्देश्य पूरा करेगा, मतलब उसमें क्रियाशीलता रहेगी। पाठ्यक्रम विकास के अगर सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि क्रियाशीलता होनी बहुत जरूरी है, कि वो चलायमान हो, 1 by 1 हमारा करिकुलम या पाठ्यक्रम जो है बालक के पास ऐसा जाए कि उससे वो क्रियाशील रहे, मतलब करके सीखे, देख के सीखे, अनुभव करके सीखे। तत्पश्चात मैं ये कहती हूँ कि बाल केंद्रित, यानी जिस तरह के बालक के लिए, बालक के भी कई प्रकार हैं, औसत है तो सामान्य है, तो हाई अचीवर उच्च उपलब्धि वाला बच्चा है, सामान्य से उच्च है। तो हम अगर इस श्रेणी में हम देखें तो पाठ्यक्रम में यह भी देखा जाता है, पाठ्यक्रम बनाते समय पाठ्यक्रम के विकास में, कि बाल केंद्रित हो, मतलब किस तरह के बालकों के लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं। तो बाल केंद्रित सिद्धांत को भी हम ये अपनाते हैं कि किस तरह के बालक के लिए पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, और उन्हीं को उसी माध्यम से वो पाठ्यक्रम मिले। उसी प्रकार है सृजनात्मकता, जब पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि उनके में सृजनात्मक हो, यानी उनके में एक थिंकिंग पावर जगे। ऐसा नहीं हो कि जो दे दिया उसको पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे खुद भी अनुभव करके, कुछ क्रियाशील होकर के कुछ नए ऐसे इनोवेटिव आइडियाज निकालें, कुछ ऐसा नयापन लाए, तभी वो सृजनात्मकता के गुण अगर उसमें नहीं हुए, पाठ्यक्रम में नहीं हुए, तो हम ये कहेंगे कि एक बालक का जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से हम नहीं समझ सकते हैं कि वो उसको प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। तो पाठ्यक्रम के विकास के लिए ये भी निर्धारित किया जाता है कि सृजनात्मक पहलू किस तरह के उसमें हो। इसी प्रकार से संगठन एवं समन्वय का सिद्धांत, यानी बालक के भविष्य में उसे क्या बनना है, समय के अनुसार, काल परिस्थिति के अनुसार, आज जो वातावरण चल रहा है उसमें वो अपने आप को किस तरह से समावेशित कर सके, और अपनी इच्छाएं, आकांक्षाओं को समन्वित करके कैसे पाठ्यक्रम को लेकर के अपने लक्ष्यों को किस तरह से प्राप्त कर पाएगा, यह भी पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत में हम देखते हैं। तो कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम विकास के इन सिद्धांतों को देखते हुए ही पाठ्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित होती है, उसके चरण हम देखते हैं। उसी के आधार पर हम देखें तो पाठ्यक्रम जो है वो, पाठ्यक्रम का विकास हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम के विकास का अगर हम महत्व देखें तो वो न सिर्फ शिक्षक के लिए है, बल्कि शिक्षक से जुड़े, यानी शिक्षार्थी हैं, तो हम ये कहेंगे कि शिक्षार्थी कहाँ है, कहाँ रहता है, शिक्षार्थी भी समाज का अंग है, और अगर समाज का अंग है, शिक्षक और शिक्षार्थी ये दोनों ही समाज के अंग हैं, तो एक तरह से हम देखें तो देश भी उससे जुड़ा हुआ है। तो आज अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम विकास के लिए जो सबसे जरूरी है वह ये है कि हम ऐसे पाठ्यक्रम विकास के लिए हम ये निर्धारित करें कि कैसा शिक्षक होना चाहिए। तो शिक्षक को ये जरूरी है कि आज वर्तमान परिवेश में किस तरह की आवश्यकताएं आ रही हैं, विद्यार्थी को हमें कैसे तैयार करना है भविष्य के लिए, वे अपने अनुभव किस तरह से विद्यार्थियों के सामने प्रेषित करेंगे। तो ये आवश्यक है कि वो समय काल परिस्थिति के अनुसार नए नए पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे, उसका नियोजन करेंगे, तभी तो वो एक अच्छा एक शिक्षार्थी बना पाएंगे।
उसी तरह से देखा जाए तो शिक्षार्थी के लिए भी यह आवश्यक है कि नित्य नए पाठ्यक्रम को वो समावेशित करे और अपनाए, क्योंकि हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार जब हम वह नए पाठ्यक्रमों को देखेगा, नई विधियों को चुनेगा, नए समय के अनुसार अपने आप को ढालेगा, तभी वह अपने आप को परिवार, समाज और देश में समावेशित कर पाएगा। इसी तरह से हम देखें तो चूंकि ये दोनों ही समाज के अंग हैं, तो समाज के अंग हैं तो व्यक्ति से समाज बनता है। तो समाज जो संगठित होता है वह शिक्षक शिक्षार्थी या ये दोनों ही समाज की जो अभिन्न अंग हैं, तो समाज का भी विकास संभव हो सकता है। बिना पाठ्यक्रम के विकास के किसी समाज या किसी देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए आज के समय में आप देखिए वैदिक शिक्षा पद्धति में जिस तरह की वर्ण व्यवस्था से बालकों को तैयार किया जाता था, गुरुकुल में तैयार किया जाता था, आज उसी का रूप विद्यालय ने ले लिया है। अब विद्यालय ने ले लिया है तो विद्यालय में शिक्षक भी आ रहे हैं, शिक्षार्थी भी आ रहे हैं, उन्हें किस तरह का करिकुलम देना है वह भी आ रहा है, पाठ्यक्रम देना है। तो ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं कि हम किस तरह का एक पाठ्यक्रम विकसित करें और पाठ्यक्रम का निर्धारण करें और समय दर समय उसमें परिवर्तन करते जाए। क्यों? क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के अनुसार विद्यार्थी भी अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, तो शिक्षक अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं। तो जब ये दोनों ही अपने अनुभवों को जब निर्धारित करते हैं, तो उसी के आधार पर हम कहते हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, और जब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है तो एक अच्छे देश का निर्माण होता है। तो आज के वर्तमान दौर में हम ये देखें कि आज भी हमारे लिए पाठ्यक्रम अति आवश्यक है कि विद्यार्थी को, जो हमारे देश की नींव है, वो जो शिक्षक हमारे देश के एक तरह से देखा जाए तो नींव है, वो कैसे अपने विद्यार्थियों को तैयार करें जिससे कि वे आने वाले हमारे विकसित देश के लिए तैयार हो पाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।